राधे राधे आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे इकाई 15 में जो मध्य प्रदेश वर्ग 2 में रचना लगी है मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। तो हम उसी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। तो जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ और शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई। और कब हुआ? 1931 में हुआ। बाद में उन्होंने एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रह के स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रता योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में उन्होंने एक कहानी यह भी नाम से एक आत्मकथ्य प्रकाशन कराया है। तो एक आत्मकथा प्रकाशन कराई है मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, जो 2007 में प्रकाशित होता है। ये उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मानित सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो ये इनका था परिचय। अब एक कहानी यह भी के संदर्भ में बताया गया है कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। तो एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान ले कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पे उभर के आया है, जिन्होंने आगे चल के उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो ये था एक कहानी अभी के संदर्भ में इनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और इनकी प्राध्यापिका कॉलेज की शीला अग्रवाल, इन दोनों का व्यक्तित्व विशेष तौर पे उभर के आया है। और 1946-47 की आज़ादी की आंधी में मन्नू भंडारी ने भी अपना सहयोग दिया था, इनको भी अछूता नहीं छोड़ा गया था। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इनकी जो आत्मकथा है उसे पढ़ेंगे कि ये क्या कहती है। तो अब हमारा शुरू होगा एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का।
तो क्लास आप सभी के यहाँ शेयर किया करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। पीछे हम 8-9 रचनाएं और 3-4 कविताएं देख चुके हैं, तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिन्होंने अब तक नहीं देखा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एक कहानी। यह भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। दिया है, लिखी है मनु भंडारी की। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख के पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंच गए। तो ये ध्यान देना है, पूछ सकता है कि मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म तो इनका मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, लेकिन इनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से, और इन मकान के ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था और नीचे ये अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। इनकी माँ जो बेपढ़ी लिखी थी, सवेरे से शाम तक सबकी इच्छाओं का पालन किया करती थी, और इनके पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में थे। तो ये ध्यान देना, इनके पिताजी अजमेर से पहले कहाँ थे? इंदौर में थे, तो ये भी ध्यान देना है। और ये कांग्रेस से इनके पिताजी क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। वो समाज सुधारक भी थे और कांग्रेस से जुड़े हुए भी थे। तो कहते हैं कि जिनमें से कई तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंच गए। वो ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व वाले थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, तब तो इन गुणों के भग्नावशेष को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पे रहने के बाद
हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद के सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। तो इनके पिता बहुत अमीर थे जब इंदौर में थे, आर्थिक स्थिति की उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो अजमेर में वहाँ से आए तो बहुत आर्थिक स्थिति से उनको झटका लगा था, किसी ने उनके साथ धोखा दिया था। तो अब गुस्सा चिड़चिड़े रहते थे, अपने बच्चों से भी उनका एक घमंड था, अपनी समस्याएं अपने बच्चों से भी नहीं शेयर करते थे और वो सभी क्रोध बन के इनकी माँ पे बरसता रहता था गुस्सा, और वो बहुत सखी हो गए थे और उनके गुस्से की चपेट में उनके बच्चे भी आते रहते थे। तो कहते हैं मन्नू कि पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूं कि मुझे गौरव गान करना है। कह रही कि मैं अपने पिता की एक गाथा इसलिए नहीं बता रही हूं कि मुझे गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूं, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मन्नू कहती हैं कि मैं काली हूं और मैं बचपन में दुबली भी थी और मरियल, मतलब एकदम नहीं कहते हैं कोई दुबला घिन्नाई टाइप का बच्चा रहता है, कहते हैं कि एकदम मरियल हो गया। तो वैसे ही मन्नू भंडारी थी। तो ये बताती हैं, ध्यान देना, ये पूछ सकता है मन्नू कैसी थी, तो काली थी और दुबली और मरियल भी थी। तो यहाँ मन्नू को आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ इनका चित्र है। काली है तो क्या हुआ, देखिए कितना अच्छा यहाँ दिख रहा है। तो यही हमारे मन्नू भंडारी हैं। तो अब देखिए आगे देखते हैं। कहती हैं मन्नू भंडारी जी कि मैं काली भी थी और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी दीदी इनकी थी, जो खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। तो ये बताते हैं कि इनके पिता की कमजोरी थी गोरा रंग। वो गोरे रंग, इनकी 2 बेटियां थी, एक सुशीला थी जो बड़ी थी और इनसे मन्नू भंडारी से 2 साल। तो ध्यान देना है कितने साल बड़ी थी इनकी बड़ी बहन, तो 2 साल बड़ी थी, जो खूब गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी। अब गोरी थी तो उसको अच्छे से खिलाते पिलाते भी होंगे तो स्वस्थ होगी ही वो। हंसमुख थी क्योंकि घर में सब उसको दुलार देंगे और जिसको दुलार नहीं मिलेगा वो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। तो सब प्यार देते थे, दुलार देते थे, तो बहुत हंसमुख थी, इनसे बड़ी थी, बड़ी सुंदर भी थी। तो पिताजी हमेशा सुशीला की प्रशंसा करते, उसको मानते, प्यार करते और बात बात पे मन्नू भंडारी को इसके लिए ताने देते थे। तो कहती हैं कि उनके इसी व्यवहार ने मेरे अंदर ऐसे हीन भाव पैदा कर दिए कि इतने सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी मैं आज तक उससे उबर नहीं पाई हूँ। कहा जाता है ना कि बचपन में बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होगा वो जीवन पर्यंत उसके साथ चलता रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है जल्दी, उसको भूल जाएगा पर उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं वो छिपा रहता है अंदर। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए बच्चों को बचपन में, उनका बचपन बेहतर होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। बचपन में उन्हें उनके साथ कोई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं तो उन्हें बहुत वक्त लगता है निकलने में बाहर। तो यही कहती हैं कि आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगा के मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने गढ़ने को आ जाती हूँ।
शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पे भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। ये कहते हैं कि मैं इतनी रचनाएं, इतनी कहानियां लिख के इतना फेमस हो गई, लेकिन मुझे भी लगता नहीं है। मैं तो बहुत काली सी, मरियल सी, हीन भाव की एक लड़की थी और मैं ये सब कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मन्नू भंडारी को ऐसा लगता है। तो जब उन्हें कोई कहता है, इनका परिचय देता है, तो लगता है इनको कि सब मुझे तुक्का से मिल गया है। ये अपने आप पे आज भी भरोसा नहीं कर पाती हैं। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पे मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। कहते हैं कि समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है। पर कहते हैं कि पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। कहते हैं कि पिताजी जैसे थे उनके बिल्कुल अपोजिट थी। पिताजी पढ़े लिखे थे और माँ हमारी बिन पढ़ी लिखी थी। पिताजी का व्यवहार क्रूर था, गुस्से वाला था, सकी मिजाज का था, अपने बच्चों में भेदभाव वाला था। लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत थी इनकी माँ। माँ के अंदर धरती से भी कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझ के बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा यह उनका त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग और ना उनकी सहिष्णुता। कह रहे लेकिन माँ का जो ये त्याग था, जो असहाय मजबूरी में उनसे लिपटा था, वो कभी मेरे जीवन में आदर्श नहीं बन पाया, और ना उनकी ये सहिष्णुता। फिर कहते हैं कि जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पे लौटती हूं। अब आती हैं अपने पे। तो माँ की जो स्थिति बताई है वो मुझे लगता है कि हर जगह यही होता है। आप भी माँ बने, पढ़े लिखे ही हैं, आपके पास नौकरी नहीं है तो आप वही हैं, बच्चों की फरमाइश पूरा और पति की इच्छा और परिवार की इच्छा के बीच पलने वाली। कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वही आप यदि नौकरी करती हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी के ऊपर नहीं हैं निर्भर, तो फिर आपका जीवन कुछ बेहतर होता है। इसीलिए कहा जाता है निर्भर बनिए, स्त्रियों को पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो बराबरी में रहेंगे। और दिन भर क्यों हम ही सहेंगे, हर चीज़ सहना चाहिए। एक होता है, एक रिलेशन होता है, हमें कुछ काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, पर उसी रिश्ते में हमको दब नहीं जाना होता है, हमको अपनी पहचान नहीं खो देना होता है। जैसे मन्नू भंडारी की माँ ने अपनी पहचान खो दी थी रिश्तों के बीच में दब के, तो इसीलिए वो मन्नू भंडारी का कभी आदर्श नहीं बन सकी। तो यही बताती हैं कि अब पैतृक पुराण यहीं पे समाप्त कर दी हैं और आगे अपने पे आती हैं। कहती हैं,
कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। तो ध्यान दीजिए कितने भाई बहन थे ये? 5। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं 7 साल की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी बहन की शादी में मन्नू कितने साल की थी? 7 साल की। और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लकड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में गुड्डी गुड्डियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूं तो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाया भी, कांच पीस कर मांजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरे कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा, अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़ के उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। कहते हैं कि मैंने जो कहानियां लिखी हैं, अपने आरंभिक कहानियां, तो उसमें से अधिकतर कहानियों के पात्र मेरे मोहल्ले के ही सभी लोग रहा करते थे। सभी पात्र रहते थे और घर के तो केवल 1 ही 2 पात्र हैं, सभी इसी के हैं। तो ये ध्यान देना है कि 5 भाई बहन थे इनके और सबसे छोटी थी ये। इनकी बड़ी बहन की शादी में 7 साल की थी और 2 साल इनसे बड़ी बहन सुशीला थी। और ये बहुत शैतान भी थी, खेलती भी थी बहुत ज़्यादा। इनके भाई भी थे, भाइयों के साथ खेलती थी, लेकिन वो अधिकतर घर के बाहर रहते थे। मोहल्ले में इनकी बहुत सहेलियां भी थी। तो यही बताती है इनका मोहल्ला बड़ा था और पूरी युवा अवस्था इसी में उन्होंने गुजारा। तो फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे हम पढ़ते हैं। तो 1 मिनट आप थोड़ा रुकेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कहाँ थे? हाँ, देखते हैं। कही है कि बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पे कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी हाव भाव, भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद एकाएक जीवित हो उठे। और यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। तो इनके जो भी उपन्यास कहानियां हैं, तो उन सब के पात्र इनके अपने मोहल्ले के लोग ही रहते थे, कोई ना कोई। तो ये तो होता है, कोई भी लेखक लिखता है तो वही कहती हैं ये कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए
अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो कहते हैं कि उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए क्या योग्य था कि उम्र 16 वर्ष का होना चाहिए था और शिक्षा में मैट्रिक होना चाहिए था, मतलब 10th पास। तो कहते हैं कि सन 1944 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे के पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। तो ये ध्यान देना है, ये पूछ सकता है कि शादी की योग्यता क्या थी इनके परिवार में, और ये भी पूछ सकता है कि इनकी बहन की शादी कब हुई, 1944 में हुई, और इनके कितने भाई थे, तो 2 बड़े भाई थे जो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ और पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पे केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। मतलब अपनी बीवी को ये भटियार खाने में ढकेल दिए थे, पर अपनी बेटी को कहते हैं मन्नू को कि नहीं, वहाँ मत जाना, वो भटियार खाना है, वहाँ पे आपकी क्षमता और प्रतिभा भट्टी में झोंका जाएगी। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। कहते हैं कि 10वीं कक्षा तक तो यह आलम बना था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, मतलब 11 में आई, तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे, इस रचना से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि मन्नू भंडारी जो थी, प्रश्नों पे भी आपको ध्यान देना है, केवल सुनने में ही लीन नहीं हो जाना है। तो इन्होंने 1945 में 10वीं पास करके 11वीं में आई और इनको किससे मुलाकात हुआ, तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी, शीला अग्रवाल। तो किसमें पढ़ती थी मन्नू भंडारी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में। कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। कुछ भी पढ़ने को उन्होंने बदला कि चुनाव करके पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। खुद चुन चुन के किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़ के जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों
वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। जो जैनेंद्र की शैली थी इनको बहुत आकृष्ट की थी। सुनीता जो उनका उपन्यास था बहुत अच्छा लगा था। और अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ पढ़ा। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्याग पत्र। तो इन्होंने कौन कौन सी रचना पढ़ी थी? तो सुनीता पढ़ा था जैनेंद्र का, शेखर एक जीवनी पढ़ा था, अज्ञे पढ़ा था, और जैनेंद्र का त्याग पत्र पढ़ा था, और भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। फिर कहती हैं कि शीला अग्रवाल जो अध्यापिका थी मेरी, उन्होंने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चहारदीवारी के बीच बैठ के देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावों में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच उठू बैठू जानू समझू, हाथ उठा उठा के नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब कह रही है कि पिताजी को ये पसंद नहीं था। पिताजी को पसंद था कि मैं सारी चीजें जानूं समझूं, लेकिन बाहर जाके मैं हड़तालें करवाऊं, सड़क पे नारे लगाऊं, लड़कों के साथ चलूं, यह पिताजी को पसंद नहीं था। और मुझे ये पसंद नहीं था कि किसी की दी हुई आजादी में मैं चलूं, कि तुमको इतना आजाद रहना है, इससे अधिक नहीं। तो दोनों लोगों में यही विरोधाभास होता है, पिता और पुत्री में। कहती हैं कि जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, और राजेंद्र से शादी की तब तक वो चलता ही रहा। तो कहते हैं कि अपने क्रोध से सबको थरथरा देते थे पिताजी, और उनसे जो टक्कर लेने का सिलसिला था वो कब शुरू हुआ? तो वो उसी समय शुरू हुआ जब ये बाहर जाती थी आंदोलनों के लिए, नारेबाजी के लिए। और खत्म कब हुआ? जब राजेंद्र से शादी की। कहती हैं कि यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बन के जीना चाहिए, कुछ ऐसे करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया
कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। बोले, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाके। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया और गुस्से से भरनाते हुए वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरसा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई और माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए पिताजी का तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चले चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते गई। फिर पिताजी बोले कि सारे कॉलेज की लड़कियों पे इतना रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका के डांट डपट के लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकल के मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और आए तो बड़ा गर्व से कह के आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पे विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पे, पर यह हकीकत थी। एक घटना और हुई। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाके हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, जो मुख्य बाजार का चौराहा था, वहां इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। क्या कहा? कहा कि अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है कि आपने लड़कियों को आजादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का भी ख्याल रह गया आपको या नहीं? ये पिताजी के मित्र आके उनको चढ़ा रहे थे। वे तो आग लगा के चले गए। अब पिताजी सारे दिन भभकते रहे। कहे कि बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो लोग ऐसे ही होते हैं, आके कान भर देते हैं। ठीक, आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आके कान भरेंगे, उसको रोको। लेकिन परिवार वालों को सोचना चाहिए, उनको उनके पिताजी को करारा जवाब देना चाहिए था। क्यों नहीं शोभा देता है? अपने लड़कों को हम छूट देंगे तो लड़कियों को क्यों नहीं देंगे? क्या दिक्कत है हमारे घर की लड़कियों में कि ऐसा काम वो नहीं करेंगी? तो उनको ऐसा जवाब देना चाहिए था जिससे उनका मुंह चुप हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोग इसको बदनामी समझते हैं और अपने ही बच्चों को डांटने लगेंगे। तो यही हुआ मन्नू के साथ और कहा गया कि उनके बाहर जाने पे रोक लगा दी जाए। अब देखिए क्या है।
इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो मेरे पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो ये ध्यान देना है कि जब ये घर आई रात में तो पिताजी के एक बेहद करीब मित्र थे जो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति भी थे, डॉक्टर अंबालाल जी, वो बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा, आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पे तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। ये मन्नू भंडारी हैं जो खड़ा होकर यहाँ पे भाषण दे रही हैं और लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई और मैंने राहत की सांस ली। अब एक चढ़ा के गया था तो उनको गुस्सा तो आया था, लेकिन एक मित्र आके प्रशंसा कर दिया कि क्या तुम्हारी बेटी है, बहुत गर्व की बात है। तो अब पिताजी का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। तो पिताजी को सोचना चाहिए, चाहे किसी को, कि आप बाहर वालों के अनुसार अपने बच्चे के साथ व्यवहार थोड़ी ना करेंगे। बाहर वाला तारीफ किया तो आप नहीं डांटेंगे, बाहर वाला शिकायत कर दिया तो आप अपने बच्चे को डांटने लगेंगे। आप अपने अनुसार बर्ताव करेंगे ना, कि किसी के चढ़ाने पे, किसी की तारीफ पे, किसी की शिकायत पे बर्ताव करेंगे। तो ये मुझे उनके पिताजी की बात ठीक नहीं लगी। और ये इनकी ही नहीं, ये सभी पिताजी की यही हालत है, सभी लोग यही करते हैं। तो फिर देखिए, कहती है मन्नू कि आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बन के बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेके हुड़दंग न मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हमें 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रह के भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी थी, पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो इन्होंने आज़ादी देखा था, आज़ादी की लड़ाइयाँ देखी थी, आज़ादी के धरने देखा था, भाषण देखे थे, तो इन सबको जीत ही इन्होंने गुलाम देश को आज़ाद होते हुए अपने सामने देखा। तो कही कि उस शताब्दी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो 15 अगस्त 1947 थी। उसके आगे सब खुशियाँ छोटी छोटी थी, सब उसी में समा गई। तो ये था मन्नू भंडारी की आत्मकथा, एक कहानी, यह भी जो आप सभी को सुना रही थी।
तो शीला अग्रवाल को कब नोटिस थमा दिया गया? 1947 में। क्यों थमा दिया गया? कॉलेज की लड़कियों को भड़काने में कि आप भड़का रही हैं, सबसे दंगा करवा रही हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रही हैं, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो ये ध्यान देना 1947 में। तो कुछ विशिष्ट तथ्य थे जो आपको ध्यान देना था। ये 5 भाई बहन थी, सबसे छोटी थी काली थी, कुरूप थी, मरियल थी, और इनकी बड़ी बहन 2 साल जो बड़ी थी सुशीला थी, और एक सबसे बड़ी बहन थी जिसके विवाह में इनकी उम्र 7 वर्ष की थी। इनके 2 बड़े भाई थे जो पढ़ने चले गए थे। इनकी माँ अनपढ़ थी। इनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और यही सब आपको ध्यान देना है बस। और हिंदी की प्राध्यापिका इनकी शीला अग्रवाल थी। 1945 में मन्नू भंडारी मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में आती हैं, और इनके परिवार में विवाह की योग्यता थी, मैट्रिक और 16 साल उम्र। और 1944 में इनकी बहन सुशीला का विवाह हो गया। तो बस यही कहानी था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो प्रश्न बनने लायक हैं आपने उन पे ध्यान दिया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही किसी और रचना के साथ। क्लास के कमेंट में पिछली सारी रचनाओं की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, जो हमने पढ़ा है, उसका लिंक है, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। फिलहाल क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। क्लास शेयर करिए खूब, सभी दोस्तों मित्रों के यहाँ भेजिए, सब लोग देखें और तैयारी करें। परीक्षा बहुत नज़दीक है, मार्च दूर नहीं है, जनवरी बीत गया, फरवरी आपका बचा हुआ है 28 दिन का। तो समय बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा है, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। चलिए, धन्यवाद।